Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. चैप्टर नंबर 14 सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया को कर रहे हैं हम. इतने सारे टॉपिक्स हम अपने पास कुछ कर चुके हैं. आज हम करेंगे फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और विश्वास मानो इतना बढ़िया टॉपिक है. इसके अंदर आपको एफडीआई और एफपीआई के बारे में पता चलेगा. एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इसके क्या क्या रूट्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, क्यों हमारे लिए फायदेमंद है, क्या इसके प्रो है, क्या कौन सा है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. और आपको इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में भी मैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बता दूंगा. देखो, अगर मैं डायरेक्टली इस बुक से पढ़ाने स्टार्ट करूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो टॉपिक हमारा ये दे रखा है. ठीक है, ये टॉपिक बुक के अंदर कुछ इस तरीके से दे रखा है. मैंने वैसे हाईलाइट कर दिया कि आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, बट सीधा बुक के अंदर आएंगे तो समझने थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. इसके लिए मैं पहले आपका बेस बिल्डअप करूंगा, उसके बाद बुक को पढ़ाऊंगा. ठीक है, चलो पहले मैं आपका बेस बिल्डअप करता हूँ. ठीक है, तो बेस जितना ज्यादा बिल्ड हो जाएगा उतनी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी. चलो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुना. अगर हमें फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है या फॉरेन कंट्री वाले हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वो वाला टॉपिक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लाउड्स भी बना देता हूँ. ये लो, बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर राइटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा ये सब देखने के लिए. अब सुनो, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स अगर करनी है या फिर फॉरेन लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. देखो, अभी आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी. यहाँ पे जो भी हम अभी बात कर रहे हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि हमारी इंडिया के अंदर, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, कि इंडिया में आके जो कंट्रीज हैं वो पैसा लगाएं, इंडिया में आके वो पैसा लगाएं. और बाहर वाली कंपनी आ रही है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम दिया गया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है, याद रखना. मैंने ये इंडिया के दो टाइप नहीं किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो टाइप की. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं एफडीआई और एक को बोलते हैं एफपीआई. मैं जानता हूँ आपको पता नहीं होगा ये क्या होता है, बट आपने ये नाम जरूर सुना होगा, एफडीआई और एफपीआई का. एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और एफपीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मैं भी आपको सारी बात बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है और बहुत तरीके से बताऊंगा. ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं क्या चीज होती है. सबसे पहले मैं एक टॉपिक उठाता हूं, दैट इज एफडीआई. ठीक है, एफडीआई का मतलब क्या होता है. देखो, जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई बाहर की कंपनी या बाहर का इन्वेस्टर हमारी इंडिया के अंदर ये सोचकर आता है कि उसे यहाँ पर क्या लेनी है, ऑनरशिप लेनी है, उसका मेन एम क्या है, ध्यान देना, मेन एम उसका ये है कि यहाँ पर जो वो कैपिटल लगा रहा है वो इसलिए लगा रहा है ताकि कंट्रोल जो है कंपनी का, कंट्रोल ऑफ कंपनी उसको मिल जाए. तो अगर वो कंट्रोल लेना चाहते हैं कंपनी का तो वो क्या करेगा, एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करेगा. वो एफपीआई में नहीं आएगा, किस में आएगा, एफडीआई के अंदर जाएगा. और दूसरा उसका मेन पर्पस है कि कंट्रोल लेने के बाद इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना कि वो अपने तरीके से एक तरह से ऑनरशिप ले ले. ऑनरशिप भले ही छोटी हो या बड़ी हो, बट वो ऑनरशिप लेना चाहता है और कंपनी को अपने बेनिफिट के लिए चलाना चाहता है बाहर बैठकर. आई बात समझे. तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एफडीए. अच्छा, एफडीए में एक खास बात और ये होती है, इसके अंदर एक कैप होती है. वो कैप क्या होती है कि अगर किसी कंपनी के अंदर आपने 10% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग बाय कर लिया, 10% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग अगर आपने बाय कर ली है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या नाम देते हैं, एफडीआई देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं. तो आपको इतना समझ आ गया हो कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्या होता है. बेसिकली जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो इंडियन कंपनीज में या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाती है इस इंटेंशन से कि उसको क्या मिल जाएगी, कंपनी की कंट्रोल मिल जाएगी. दूसरा, कंट्रोल के साथ उसे क्या मिल जाएगा, ऑनरशिप मिल जाएगा, मैनेजमेंट में राइट मिल जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए. और साथ ही साथ वो जो पैसा लगाती है वो टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा लगाती है, तभी तो उसे ऑनरशिप मिलेगी, उससे तभी तो वोटिंग राइट वगैरह मिलेंगे. अदरवाइज ऐसे थोड़ी मिल जाएगा. वैसे वोटिंग राइट नहीं मिलते, बस ये होता है कि हाँ, मैनेजमेंट वगैरह के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है, कंपनी की उसे एक ऑनरशिप मिल जाती है. अब जब एफडीआई की जाती है तो एफडीआई की कुछ कैप्स होती है. कैप्स का मतलब कुछ लिमिट्स होती है. मैं आपको बताता हूँ वो लिमिट कौन कौन सी होती है. यार, पहली बात तो ये कि यहाँ जो भी पैसा लगाया जाएगा वो किस बेस पर लगाया जाएगा, लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया और कल निकाल के चले गए, ऐसा नहीं है. लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगता है. अब इसमें कुछ कैप्स होती है. वो कैप्स होती है आपकी जैसे 26% की, 49% की, 51% की. ध्यान देना, ये सारी कैप्स बता रहा हूं मैं आपको. 51% की, 74% की और आपकी 100% की. अगर आप हमारे इंडियन कंपनीज में 26% पैसा लगाते हो, मतलब मैक्सिमम कैप है, याद रखना मैक्सिमम है ये, मैक्स टू मैक्स आप 26 लगा सकते हो, तो हम आपको कौन सी स्टेक में डालेंगे, माइनॉरिटी में. किस में डालेंगे, माइनॉरिटी स्टेक होल्डिंग के अंदर डालेंगे.
लेकिन अगर हमने आपको कुछ कंपनी के अंदर 49% तक की लिमिट दे दी कि आपको 49 से ज्यादा नहीं लगा सकते, सिर्फ 49 या उससे कम लगाओ, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मतलब चलो ठीक ठाक है, आपको एक अच्छी होल्डिंग मिल गई है। लेकिन अगर हमने आपको ये चॉइस दे दी कि आप 51% यानी मेजोरिटी आप लगा सकते हो पैसा, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी। देख रहे हो कि फॉरेन कंपनी ने कितना पैसा लगाया, 51%, तो 49% हमारा लगा होगा, तो मेजोरिटी होल्डिंग किसके पास आ गई, फॉरेन के पास आ गई। अगर 74% होल्डिंग दे दी तो इसको बोलते हैं नॉट एक्वायर्ड, नॉट एक्वायर्ड 3/4, क्योंकि 75% बनता तब जब इसको 75 मिलता, 3/4 तब बनता, लेकिन हमने 3/4 से भी कम होल्डिंग दी। और अगर मैं इसे 100% दे देता तो बोलता है एक्सक्लूसिव राइट्स मैंने किसको दे दिए, फॉरेन कंपनी को दे दिए या फॉरेन इन्वेस्टर को दे दिए। तो ये कुछ कैप्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलरली कंपनी के लिए कैप बनाई गई है जहां पर हम पैसा इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताओगे कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, और वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से एफडीआई करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल वो कर सकता है। तो सर वो सब में कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, यही बात तो मुझे आपको बतानी है। देखो, पहली बात आप मुझे ये बताओ कि फॉरेन बंदा अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो दो तरीके से कर सकता है, पहले ये समझ आया आपको? एक क्या है तरीका एफडीआई का, और एक क्या है एफपीआई का। अभी क्या होता है एफपीआई, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने अभी आपको ये बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर किसी बाहर वाले की इंटेंशन है कि वो कंपनी पर कंट्रोल चाहता है, ऑनरशिप चाहता है और 10% से ज्यादा का पैसा लगाता है, तो उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर ये कुछ कैप्स होती हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात सुनने वाली क्या है कि अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में पैसा लगाती है तो क्या उसे परमिशन लेनी पड़ेगी या वो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होती है, कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से, इसमें कुछ आइटम होते हैं प्रोहिबिटेड। अच्छा सर, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि इन इन जगहों पर आप एफडीआई नहीं ला सकते हो, इन इन जगहों पर आप एफडीआई बिल्कुल भी नहीं ला सकते, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। सर कौन कौन सी जगह है? जैसे आपका लॉटरी हो गया, जैसे आपका लॉटरी का बिजनेस हो गया, तो लॉटरी के बिजनेस में कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके एफडीआई नहीं कर सकती। और सर कौन कौन से हैं? और दूसरा आपका जैसे गैम्बलिंग हो गया, गैम्बलिंग भी एक तरह का क्या है, गेम है जिसमें आप पैसा कमाते हो, जुआ जिसे बोलते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया। या फिर कोई चिट फंड कंपनी है। अब आपको पता होगा, मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चिट फंड के बारे में बताया था, अब बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। चिट फंड हो गया, और आपकी निधि कंपनी हो गई, ये भी मैंने बैंकिंग सेक्टर में बताई थी, ठीक है, निधि कंपनी हो गया। या फिर एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया। इन जगहों पर कोई भी फॉरेन सेक्टर की कंपनी जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है, एफडीआई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो कि परमिटेड होती हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं आपकी, परमिटेड होती हैं, मतलब जिन जगहों पर आप एफडीआई कर सकते हो। अब जो चीजें परमिटेड होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं परमिटेड में भी। कौन कौन से? ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक का मतलब है आपको गवर्नमेंट से नहीं पूछना, बस आओ गवर्नमेंट को बता दो कि हाँ हम ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बस इंटीमेट कर दो, परमिशन की जरूरत नहीं है। और एक होती है जो गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाती है। गवर्नमेंट रूट का मतलब है आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तो ही आप एफडीआई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर क्या बोलोगे, गवर्नमेंट से कोई परमिशन मतलब बस गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दो कि हाँ भाई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। जिन जगहों पर पूरा 100% एफडीआई परमिट होता है, 100%, ये वाली एक्सक्लूसिव वाली। किन किन जगहों पर होता है? जैसे अगर हम बात करें ई कॉमर्स। अब एक बात बताओ, जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये इंडियन कंपनी थोड़ी है, इंडियन कंपनी थोड़ी है, तो बाहर की कंपनी है। तो ई कॉमर्स के केस में आप इंडिया में के 100% एफडीआई कर सकते हो बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए। इंटीमेट करना है बट परमिशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। दूसरा, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में तो नहीं घुस सकते आप, लेकिन नॉन बैंकिंग एरिया के अंदर आप घुस सकते हो, ठीक है। तीसरा, एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, एयरपोर्ट में मैं प्लेन्स की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड करना चाहते हो आप नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ, यस यू आर मोस्ट वेलकम, आप आओ, 100% एफडीआई आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब गवर्नमेंट रूट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसका मतलब होता है कि पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी एफडीआई लगा सकते हो। जैसे अगर आप माइनिंग एक्टिविटी में आना चाहते हो, माइनिंग मतलब खदानें वगैरह होती है, माइनिंग हो गया, या किसी फूड प्रोडक्ट में आना चाहते हो, ठीक है,
तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डिफेंस के इक्विपमेंट बनाना चाहते हो और उसके अंदर भी आप 49% से ज्यादा की होल्डिंग लेना चाहते हो, उस केस में अगर आप 49 से कम लेना चाहते हो फिर आपको गवर्नमेंट रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर सकते हो। लेकिन 49% से ज्यादा डिफेंस एरिया में आना चाहते हो, डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। टेक्निकल जो मशीनरीज होती हैं उनके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिंटिंग का कोई काम है उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आप प्रिंट मीडिया कुछ भी छाप के हाथ से चले जाओगे। और अगर आपको बैंकिंग के अंदर आना है और वो भी कितना, 49% से ज्यादा, तो इस केस के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने वो चीजें बताई जिनके अंदर एफडीआई ऑटोमेटिक रूट आ सकता है, गवर्नमेंट रूट और प्रोहिबिटेड। तो आपको समझ है कि एफडीआई में क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड होती है, क्या क्या चीजें परमिट होती है। परमिटेड में भी ऑटोमेटिक होती है, पूछने की जरूरत नहीं है, और एक कुछ है जिनमें पूछने की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको यहाँ से एफडीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बताओ आपको एफडीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का मैं पढ़ सकता हूँ? ये सर बिल्कुल, आप आगे बढ़िए। अब ये था आपका एफडीआई, ठीक है। तो अगर आप आपसे कोई पूछे एफडीआई क्या होता है, क्या बोलोगे? सर एफडीआई का मतलब होता है कोई भी बाहर का बंदा अगर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है और इस इंटेंशन से कि वो 10% से ज्यादा की होल्डिंग ले, ऑनरशिप राइट ले और एक कंट्रोल अपने पास रखे, तो उससे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही कहा। अब मैं बात करता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों बाहर की कई सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो इंडियन कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऑनरशिप से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से है। एक बार बताओ, मैं रिलायंस के अगर शेयर खरीदता हूं तो मुझे नहीं फर्क पड़ता रिलायंस में क्या मीटिंग हो रही है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि बस प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट का हिस्सा मुझे दिया जाए। तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको ऑनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसा कमाना होता है, जो पैसा लगाए उसका अच्छा रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिल जाए। ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जनरली इसके अंदर क्या होता है, यहां पर जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न की इंटेंशन से पैसा लगाता है, उसे मैनेजमेंट से, उसे कंट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर जो वो पैसा लगाता है वो टोटल कैपिटल का 10% से क्या होता है, कम होता है। 10% से कम की स्टेक होल्डिंग होती है, क्योंकि जब उसे सिर्फ पैसा कमाना है तो वो डाइवर्सिफाई करेगा ना, एक ही कंपनी में क्यों 20-30% लगा दे, वो अलग अलग कंपनी में 5-5, 6-6, 7-7% लगाएगा। बात को समझ रहे हो? तो सर क्या अगर हम बोले तो एफडीआई 10% से ज्यादा वाला होता है? बिल्कुल सही कहा। और सर एफपीआई 10% से कम वाला होता है? बिल्कुल सही कहा। अगर 10% से कम पैसा लगाए तो एफपीआई है, उससे ज्यादा लगाए तो आपका ये एफडीआई है। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब जो एफपीआई है इसके अंदर भी क्या होता है ना, दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुना। एफपीआई के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। और एक आपका होता है यूरो इशू। क्या होता है आपका? एक यूरो इशू होता है। अब आपको ना मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा और आपको समझ आएगी जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आप सारी क्लासेस सीक्वेंस में पढ़ते हो ना तो आपको सारी चीज समझ आएंगी और रिलेट करना सीख जाओगे। यूरो इशू के अंदर आपका आता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव। फिर आपका आता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव। इसके अंदर आपका आता है एफसीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। ये सब आपके यूरो इशू के अंदर आते हैं, ठीक है। ये एफपीआई के तरीके बता रहा हूँ कि एफपीआई में किन किन तरीकों से आप पैसा लगा सकते हो। एक तो एडीआर के माध्यम से, एक जीडीआर के माध्यम से, और एक एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? इसके अंदर आपका एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं, चलो फुल फॉर्म लिख देता हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा मैंने। सेकंड आता है क्यूएफआई, इसका मतलब होता है क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टर, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर। दोस्तों अब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना वो इकोनॉमिक्स के एडवांस लेवल की पढ़ रहे हैं, इसलिए कई सारे ऐसे नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज आपको इतने अच्छे से कराऊंगा कि आपको सारी चीजें बिल्कुल छप जाएंगी दिमाग में, ठीक है। और तीसरा आता है आपका एनआरआई, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 9 जनवरी 1915 के अंदर, जब गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आया था। तब से पता है, आप जानते हो 9 जनवरी को एनआरआई दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी जो है 1915 के अंदर, 9 जनवरी 1915 को भारत में वो आए थे, और तब से हमने एनआरआईज के लिए कई सारी स्कीम्स बनाई जिससे उनको फायदा पहुंचे, और इसीलिए एनआरआई दिवस 9 जनवरी को मनाए जाते हैं, क्योंकि गांधी जी इंडिया आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे आप एफपीआई कर सकते हो, वो भी किस माध्यम से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्कीम कहता है। सर हमें ना ये एफआईआई और ये क्यूएफआई नहीं समझ आया, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा आप समझाओगे? यस बिल्कुल समझाऊंगा, चलो सुनो मेरी बात को।
ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अब जो लेवल है वो आपका बढ़ चुका है, तो इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई फॉरेनर है, ध्यान से सुनो, अगर कोई फॉरेनर है, ठीक है, अब ये फॉरेनर जो है, अगर हम इसको इंडिया में बोले कि तुम्हें एफडीआई करना है, एफपीआई करना है, तो भाई साहब ये नहीं कर सकता, 1 रुपए की भी नहीं कर सकता। क्यों सर? इसको बीच में एक मीडिएटर चाहिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर प्रोहिबिटेड है कि अगर कोई फॉरेनर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और खास तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो ऐसे नहीं कर सकता। जैसे एफपीआई की अगर मैं बात करूँ, तो फॉरेन पोर्टफोलियो, मैं एफडीआई की बात नहीं कर रहा, एफपीआई की बात कर रहा हूँ कि फॉरेन अगर हमारे यहाँ की कंपनी के शेयर खरीदना चाहे डायरेक्टली, तो वो नहीं खरीद सकता, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिग्नेटरी अथॉरिटी के थ्रू करेगा। अपनी इन्वेस्टमेंट को किसके थ्रू करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट थ्रू सिग्नेटरी अथॉरिटी। सिग्नेटरी अथॉरिटी, वो सिग्नेटरी अथॉरिटी के बिहाफ पे क्या करेगा, यहां पर पैसा इन्वेस्ट करेगा, खुद नहीं लगा सकता, बीच में एक मीडिएटर रखेगा और मीडिएटर उसके बिहाफ पे क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। और ये जो सिग्नेटरी अथॉरिटी होते हैं, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज क्वालिफाइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इन्वेस्टर्स, और आपका हो गया एक FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये क्या करती है, पार्टिसिपेटरी नोट्स वगैरह इशू करती है, वैसे आगे हम पढ़ेंगे पी नोट्स वगैरह, पार्टिसिपेटरी नोट्स वगैरह के बारे में। तो ये सिग्नेटरी अथॉरिटी है। इसका मतलब सर हमें जो समझ आया क्या वो सच है? सुनो मैं बता दूं क्या समझ आया आपको। आपको समझ ये कि अगर एक फॉरेनर अगर हमारी इंडिया के अंदर एफपीआई करना चाहता है, फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बाय नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, सिग्नेटरी अथॉरिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी क्यूएफआई की और एफआईआई की हेल्प लेनी पड़ेगी, और फिर वो एडीआर जीडीआर या आईडीआर के थ्रू पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। तो पहले आप मुझे बताओ, एफडीआई एफपीआई समझ आ गई क्या होता है? तो एफडीआई मतलब अगर हम 10% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग लेना चाहते हैं तो एफडीआई होगा, और 10% से कम पर क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई दोस्तों। अगर आपको हमारे नोट्स पसंद आ रहे हो, अगर आप लेना चाहते हो, तो इसकी पीडीएफ फाइल में क्या करूंगा ना, टेलीग्राम चैनल जो अपना बनाया हुआ है इकोनॉमिक्स इजी के नाम से, वहां अपलोड कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से ले लेना। चलो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एफडीआई और एफपीआई। अब ना सबसे मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे मेन चीज जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, वो सुनो। देखो सबसे मेन चीज मुझे ये बतानी है कि जब भी हम एफडीआई करते हैं तो उसका फायदा किसे होता है और किसे नहीं होता है। मतलब एक बात सुनो कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ एफडीआई की, ठीक है। जब एफडीआई होगा, लेट सपोज मैं जैसे इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लेता हूँ। एफडीआई का मतलब हमने क्या बोला था कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, अगर कोई पर्सन या कोई बाहर की कंट्री का बंदा हमारी इंडिया में पैसा लगाएगा तो उसे एफडीआई बोलेंगे या फिर एफपीआई बोलेंगे। अगर वो शेयर्स में लगाता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो एफपीआई है, और अगर वो ऑनरशिप राइट के लिए लगाता है तो वो एफडीआई है ना। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब हम इंडिया वालों को पता है क्या कहेंगे, ये हमारी कहलाएगी होस्ट कंट्री, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, हमारी होस्ट कंट्री। और यूएसए क्या कहलाएगी, हमारी होम कंट्री। क्या कहलाएगी, होम कंट्री कहलाएगी, ठीक है। अब सुनो, अब होस्ट कंट्री को इससे कुछ प्रो होते हैं और इससे कुछ कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, और होम कंट्री को भी कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होता है सोच के देखो, अगर इंडिया में कोई बाहर का बंदा पैसा लगाता है तो उसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, और जो बंदा पैसा लगा रहा है उसको क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे। ये बात सबसे मेन चीज है, क्योंकि यहां से ना आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बिल्डअप होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अब आप इकोनॉमिक्स को रिलेट कर पाओगे। दोस्तों जितने लोग हमारी न्यूज़पेपर की सीरीज देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको बिजनेस सेक्शन में कई बार एफडीआई का जिक्र किया था और आपको बताया था कि इंडिया के अंदर एफडीआई जो है वो कोविड के चलते थोड़ी कम हो गई थी, और अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ तब से भी कम हो गई है, अदरवाइज ये बढ़ी हुई होती है और आने वाले टाइम के अंदर ये रैंप अप जरूर करेगी। तो जितने लोग हमारे इकोनॉमिक्स इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स वाला जो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर अगर वो न्यूज़पेपर सीरीज देख रहे हैं डेली डेली, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूँ, उनको इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि वो चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। इसीलिए अगर आप लोग नए हो तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली उस पर हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस लाते हैं, और जो इकोनॉमिक्स हम बुकिश में पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वहां बताते हैं कि प्रैक्टिकली लाइफ में अभी चल क्या रहा है इंडिया और ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं कि होस्ट कंट्री को क्या फायदे क्या नुकसान, और होम कंट्री को क्या फायदे क्या नुकसान है, किससे, एफडीआई और एफपीआई दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एफपीआई और एफडीआई दोनों की बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं
सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम कंट्री की, ठीक है। देखो एक बात बताओ, जो यूएसए है अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेगा तो इससे फायदा पता है क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो प्रोडक्शन यूएस में हो रहा है अब उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। जब वो इंडिया में भी प्रोडक्शन करेगा या इंडिया के अंदर वो अपना माल बेचेगा तो उसका क्या बढ़ेगा? एक्सपेंशन होगा। तो उसका जो मार्केट एक्सेस है, उसका जो मार्केट एक्सेस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो उसके रिसोर्सेज जो उसे यूएस में नहीं मिल पा रहे थे वो इंडिया में मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया की भी तो अपने खुद के रिसोर्सेज होंगे। जब कंपनी हमने इंडिया में सेटअप कर दी, एक तरह से इंडिया में होल्डिंग ले ली, तो इंडिया की रिसोर्सेज अब हम यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तीसरा, इससे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो माल इंडिया में बिकता है, जैसे रॉ मटेरियल इंडिया के पास अच्छा खासा है, तो अगर हमने इंडिया की कंपनी में पैसा इतना लगा दिया तो अब हम हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो रही है। अभी हम यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या होगी? इसमें कई सारे इंसेंटिव्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कई सारे छूट होती है, जैसे हम क्या करते हैं जब एग्रीमेंट करते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड पर, तो एफटीए बनाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम मार्केट, कई टाइप के एग्रीमेंट्स कर लेते हैं जिनसे इंसेंटिव मिलता है। पांचवा क्या होता है कि इसमें डिस्पैरिटीज जो होती है, जो अंतर होता है वो रिड्यूस होता है। डिस्पैरिटीज रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि ग्लोबल लेवल के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है हम उनका एक्सेस ले लेते हैं, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज पाई जाती है ना, वो रीजनल डिस्पैरिटीज इससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो बोलेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमारी रैंप अप होना शुरू हो जाती है। सोच के देखो ना, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आप और भी फर्दर कंट्रीज में पैसा लगाने की इंटेंशन रखते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होती है? बढ़ जाती है। ये सारे हमारे क्या थे? प्रोस थे, यानी ये सारे हमारे क्या थे? फायदे थे। अगर हम कॉन्स की बात करें, कॉन्स का मतलब क्या क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है होम कंट्री को, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल रिस्क। अब एक बात सोच कर देखो, मैं इसमें एक तालिबानी एग्जांपल लूंगा। अफगानिस्तान के अंदर आपको याद होगा 15 अगस्त 2021 के अंदर तालिबान ने कैप्चर कर लिया था, और 31 अगस्त 2021 के अंदर जो यूएस की आर्मी लगी हुई थी वो सारी की सारी आर्मी लौट जाती यूएसए के अंदर अफगानिस्तान को छोड़कर। तो तालिबानी का पूरा कब्जा कब से स्टार्ट हो गया? 1 सितंबर से, एक तरह से, ठीक है। आए 15 अगस्त को थे, लेकिन कब्जा पूरी तरह से कब मिल गया उन्हें? 1 सितंबर को मिल गया। अब सोच के देखो, क्या वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? वहां के जो अफगान जो प्रेसिडेंट थे अफगान, आशी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो तो 14 अगस्त को ही शाम को भाग गए थे वहां से। सोच के देखो, पॉलिटिकल रिस्क के चलते जो आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या वो खराब होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो पॉलिटिकल रिस्क बहुत बना रहता है, इसीलिए एफडीआई उन्हीं कंट्रीज में क्या आता है जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती है। बार बार सरकारें बदलेंगी, कोई भी एफडीआई नहीं करेगा इंडिया के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स है उसको थोड़ा सा लॉस पहुंचता है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। तीसरा क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है। अब एक बात सोच के देखो, अगर यूएसए की वो इंडस्ट्री अगर यूएस में खुलती तो यूएस वालों को जॉब मिलती। अब क्योंकि उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो वो पैसा इंडिया में आ गया, अब इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट अभी हम यूएस की बात करें, यूएस के यहाँ क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। चौथा क्या देखने को मिला कि जो कल्चर है, कल्चर बदल गया, क्योंकि यूएस का कल्चर अलग है और इंडिया का कल्चर अलग है, तो आप अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर के अंदर आ गए। पांचवा है अनहेल्दी कंपटीशन। अब अनहेल्दी कंपटीशन का पॉइंट यहाँ पर क्यों बोला गया मैं आपको बताता हूँ। इसलिए बोला गया क्योंकि जो कंपटीशन यहाँ पर है, क्या जरूरी है सेम कंपटीशन इंडिया में हो सकता है आपके अंदर स्किल एक्सपर्टाइज अपनी कंट्रीज की हो लेकिन दूसरी कंट्री की ना हो, तो हो सकता है आप कुछ जगहों पर लैग खा जाओ। क्योंकि हमारे इंडिया में जब प्रोडक्ट बिकता है तो वो एकदम से बेल्ट लेके आपस में मारने लगता है एक दूसरे को बेल्ट, और वो आवाज मार मार के बोलता है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। तो इस तरह की जो ट्रिक्स होती है उनसे माल बिकता है। अब अमेरिकन क्या बोलेगा? वो चीजों को सजाएगा, वो थोड़ी बोलेगा 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए ले लो बेल्ट 100 रुपए, तो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना वो। तो ऐसे में क्या उसकी मार्केटिंग या सेल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे इंडिया के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन किस तरह से होता है। भाई अगला बंदा कब आपको चश्मा पहना देगा आपको पता भी नहीं चलते रहते, और बाद में आपसे कहेगा सर 100 रुपए आपके चश्मा बिल्कुल मस्त लग रहा है। ये ट्रिक क्या फॉरनर को आएगी? नहीं आएगी। वो हम ही पता है कि हम दिल्ली के अंदर जब जनपद मार्केट में जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि थ्रेट होता है, थोड़ा सा हमें थ्रेट होता है लोकल प्रोडक्ट से। कभी कभी लोकल प्रोडक्ट को लोग ज्यादा डिमांड करते हैं बजाय कि फॉरेन प्रोडक्ट्स की। तो ये सारे प्रो और कॉन्स थे, ठीक है, जब एफडीआई करता है जो कंट्री, ठीक है। जैसे यूएस ने किया तो उसके प्रो और कॉन्स हो गया। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? देखो इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब बाहर से पैसा आएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। जो हमारा फॉरेन रिजर्व है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होगा? बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा बीओपी है वो प्लस में आएगा। प्लस का मतलब है पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। तीसरा यहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब सोच के देखो ना, बाहर की कंपनी अगर इंडिया में आएगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल इंडिया का बढ़ेगा ना। देखो उनका एम्प्लॉयमेंट तो देखो यहाँ पर कम हो रहा है, ये देखो ना अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
चौथा क्या होगा यहाँ पर आपका टैक्स रेवेन्यू होगा। जब वो कंपनी आएगी तो भाई साहब वो कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमाएगी उसके ऊपर 40% का टैक्स होता है फॉरेन कंपनियों के ऊपर, और सरचार्ज अलग से लगाते हैं, और एजुकेशन सेस हेल्थ एजुकेशन 4% अलग से लगाते हैं। तो टैक्स का भी अच्छा खासा कलेक्शन गवर्नमेंट को यहाँ से हो जाता है। और जब बाहर की कंट्री की कंपनी इंडिया में आएगी तो इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में लेकर आएगी काम करने के लिए, तो इससे टेक्नोलॉजी भी हमें नई नई मिल जाएगी देखने के लिए। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा तो नहीं कंपनी खुले मैदान में टेंट गाड़ के काम करेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्या करेगी, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएगी, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जब बिल्डिंग बनाएगी तो चाय पानी वाले लोग वहां पर आएंगे, पानी का और आने आने का ट्रांसपोर्ट, रैपिड मेट्रो जैसे आप जानते हो ना, हरियाणा में रैपिड मेट्रो सेक्टर के अंदर चलती है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बिल्डअप होगा। ठीक है, ये सारे फायदे होंगे होस्ट कंट्री को, मतलब इंडिया को। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। देखो सबसे पहला नुकसान जो है वो ये है कि जब बाहर की कंट्री की कंपनी अगर इंडिया में आएगी तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक जो सेलर हैं जो सेम प्रोडक्ट को बनाते हैं, डोमेस्टिक सेलर कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है और बाहर की कंट्री जो आई है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ आई है, तो डोमेस्टिक सेलर को जो चीज़ें हैं वो सफ़र करनी पड़ सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर जो कंप्लाइंसेस हैं वो अलग हो जाएंगे। सर क्या मतलब कंप्लाइंसेस का? देखो कंप्लाइंसेस का मतलब है जब हम अपने अकेले काम करते हैं तो काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब हमारा कोई कॉम्पिटिटर फॉरेन से आता है तो हमारे भी काम करने के तरीके में चेंजेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा देसीपन चला जाता है, फिर हम भी कोशिश करते हैं जैसे फॉरेन टेक्नोलॉजी या फॉरेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं वैसे हम भी बनाए, तो हम देसी से हटके विदेशी की ओर शिफ्ट होने लगते हैं, तो हमारे कंप्लाइंसेस पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं और जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब जो हमारे फॉरेन प्रोडक्ट है वो भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो किसका बिकेगा उसके लिए कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पे होता है। और जब कंपटीशन होता है तो यहाँ पर क्या होने लगती है, माल प्रैक्टिसेस होने लगती है। माल प्रैक्टिस का मतलब है मिलावट होने लगती है ताकि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, कैसे भी बिक जाए, बस बिक जाए यहाँ पर। और इससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यूटीपी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अगर हमें कंपटीशन करना है फॉरेन कंपनी के साथ तो ब्लैक मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये सारे इंडिया को क्या हो जाते हैं, घाटे होते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ आज में 100% सही नहीं होती है ना, हर चीज़ के प्रो और कॉन्स तो होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के लिए क्या प्रो है और क्या कॉन्स है, बोलो क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको एफडीआई का पूरा बता दिया कि एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। अब मैं आपको लगे हाथ ना एक काम करता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि एफडीआई के कितने टाइप्स होते हैं, जिससे कि ना आप बिल्कुल प्रो बन जाओ। एफडीआई के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल दिक्कत ना करो, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको मैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। एक काम करेंगे, आज ना मैं बुक से रीडिंग नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। बुक से रीडिंग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एफडीआई में सबसे पहला हमारा टाइप आता है दैट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई। क्या आता है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारी इंडिया है, ठीक है, अब मान लो कि इंडिया ने कोई एफडीआई किया यूएसए के अंदर, बाहर जाके पैसा लगाया। अब इंडिया की जो बाटा है, बाटा क्या बनाती है, चप्पलें बनाती है, वो वहां की प्यूमा कंपनी के साथ जाके मर्ज हो गई। समझ आ रहे हो, दोनों क्या बनाती है, जूते बनाती है, सेम सेगमेंट के अंदर है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई, मतलब अपने ही सेम फील्ड के अंदर आपने क्या किया, अपनी बराबरी वाले बंदे के साथ क्या किया, एफडीआई करवा लिया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ पर वर्टिकल एफडीआई। क्या होता है हमारा, वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई के दो पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। मैं आपको पहले एक एक करके बताता हूं क्या। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज कि कोई हमारी इंडिया की ऐसी कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल बनाने का यहाँ पर काम करती थी, लेकिन उसने एफडीआई यूएसए के अंदर किया, और वो भी किसमें किया, फिनिश गुड्स के अंदर जाके किया। यानी उसने अपने लेवल को देखो बढ़ा दिया, जो यहाँ पर रॉ मटेरियल में काम करता था वहां जाके फिनिश गुड्स में डील कर रहा है, अपना लेवल बढ़ा दिया, यानी फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ गया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। मेरी बात को समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद एक और होता है बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, बैकवर्ड से समझ गए एक स्टेप पीछे। जैसे इंडिया की कोई कंपनी फिनिश गुड्स बनाती थी, वो फॉरेन में जाकर रॉ मटेरियल बनाने लगी, जस्ट अपोजिट, यानी वो एक स्टेप पीछे चलेगी। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सॉरी बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। क्लियर हुआ। चलो तो पहला हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा वर्टिकल। तीसरा हमारे पास आता है कॉन्ग्रुमेंट एफडीआई। इस पे से क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर। कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई का मतलब क्या होता है, सुनो। एक ऐसी फील्ड में पैसा लगाना जो आपके लिए बिल्कुल नई है,
ठीक है, कह सकते हो अनरिलेटेड फील्ड, अनरिलेटेड फील्ड के अंदर पैसा लगाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एफडीआई। ठीक है, चौथा होता है हमारा ग्रीन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है ऐसी एफडीआई जो कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपने कभी भी उस टाइप की एफडीआई नहीं की है। और पांचवा होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। क्या होता है? ब्राउन फील्ड एफडीआई। ब्राउन फील्ड एफडीआई के अंदर क्या होता है कि पहली बात आप उस सेगमेंट में नए हो, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और साथ में किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, ज्वाइंट वेंचर में, आप अकेले नहीं कर रहे, ज्वाइंट वेंचर में, इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं